मैंने कहा नहीं, काटना मत। तो इस तरह बेबाक तरीके से भी बहुत कम लोग होते हैं। ये क्या पर्ची पकड़ाई आपको आपके कैमरा मैन? नहीं नहीं, एक पर्ची पकड़ाई कि आप सवाल पूछ सकते हो मतलब ये कि आपके मॉनिटर्स हैं बेसिकली। हट नटखट। क्योंकि ऐसा है कि मेरी आंख के सामने से एक पर्ची आई और इन्होंने पकड़ाई, मैं उसको कैसे ना नोटिस करूं? मैं ऐसे कहूँ नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, ये पर्ची पकड़ाने मुझे नजर नहीं आ रहा। जब मैं फिल्मों में आया था तो जब सबने कहा कि बाल होने चाहिए, बाल होने चाहिए, तो मैंने कहा यार बाल आने जरूरी हैं। तब तो हेयर ट्रांसप्लांट होता नहीं था, तो मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने तिब्बतियन गोलियां भी खाई, फिर किसी ने कहा कि दही और कुछ ऐसा डाल के जमीन में डाल दो, फिर उसको निकाल के लगा देना, फिर ऐसे ऐसे सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं काम आया। जब सारांश में मुझे बुजुर्ग का रोल मिला था, अगर वो रोल ना मिलता तो मैं शायद ये 40 साल इस क्षमता से आज गुजार भी ना सकता। I was the first person who dared at the age of 28 to do a 65-year-old man's role. पिता के रूप में आप कैसे हो? आप मेरा बेटा सिकंदर जो है, he is my stepson. आजकल के बच्चे, आपको लगता है कि पिताजी से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए? I grew up in a family which believed in goodness. हम गरीब थे मगर हम ऑनेस्ट थे, बिकॉज दादाजी वैसे थे। मेरे फादर की तनख्वाह 90 रुपए थी लेट 50s में, और हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, पर हम बड़े खुश रहते थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैं छोटा था, शायद 10-12 साल का होगा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। इतनी शानदार जिंदगी जी सर आपने, तो मतलब लाइफ का लेसन क्या है? कैसी जिंदगी होनी चाहिए, कैसा जीना चाहिए एक इंसान को? मेरे पिताजी 2012 में बहुत बीमार हुए, जनवरी में। पिताजी बहुत कमज़ोर थे और एक दिन मेरे भाई ने कहा कि वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने मुझे पेपर पे कुछ लिख के देना चाहते थे क्योंकि शक्ति नहीं थी बात करने की। और जो शख्स अगले 20 मिनट में जिंदगी से छोड़ के ऊपर जाने वाले थे, उनके लास्ट शब्द बताते थे। अच्छा, एक तो जब आप शो कर रहे थे, जब शाहरुख खान सर आए थे, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि अब मेरे बाद कोई सुपरस्टार नहीं होगा। शाहरुख इज वेरी चार्मिंग। अब इस शो को क्योंकि 15 साल हो गए, और मैं सोचता हूँ कि शायद उसने सच ही कहा था। जब महेश भट्ट साहब ने मुझे सारांश के 10 दिन पहले फिल्म से निकाल दिया था और संजीव कुमार को ले लिया था, मैं उनके घर गया और मैंने कहा देखिए वो मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म फ्लॉप फिल्म होने वाली है। आप बोलते थे कि डर लगता है, स्टिल डर लगता है सर चीज़ों से? हाँ, तो क्यों लगता है सर? जब हमारे फाइनेंशियर जी ने मना कर दिया तो मैंने अपने एक्टर्स को कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता जब तक मैं ये पिक्चर पैसा नहीं बनाएगी। एंड सब ने बिना पैसों के काम किया। बमन, पल्लवी, जैकी एंड अरविंद स्वामी, एक पैसा नहीं लिया है। ये होती है दोस्ती, और ये होती है इस फिल्म की कहानी में अपना विश्वास। ये फिल्म आपके इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म होगी, ये गारंटी के साथ। अनुपम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर सर। वाह, आपके लिए चंद लाइनें लिख के लाया हूँ मैं, पेश की पर जाए। मैं देख के बोलूंगा, मैं एक्टर नहीं हूँ तो मैं देख के ही बोल सकता हूँ। हम्म आंसू छुपे थे मुस्कान बनकर, हम्म जख्म थे पर दास्तान बन के, जो हार को जीत में लिखता गया, वही अनुपम हर दिल में बसता गया। वाह 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 वाह, क्या बात। अनुपम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप तन्वी जी के दादाजी हैं, थोड़ा मुस्कुराइए सर। मैं बहुत मुस्कुरा हूँ, अंदर ही अंदर मुस्कुरा अभी रहा नहीं हूँ। मुस्कुरा रहे, आप हमारी रिलीज मुस्कुराइए। को 15 दिन रह गए हैं। 50,000 चीजें अभी अंदर आने से पहले हरमनजीत 5 टेंशन की बातें बोल के गए हैं। मैंने कहा क्यों बोल के गए? अभी मैं इंटरव्यू अपना दिन पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो बताया हम ये फिल्म जो है बहुत कठिनाइयों से बनी है, बट इसीलिए इसका मजा आ रहा है। इस फिल्म में सब चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई है, बट चूंकि फिल्म का सब्जेक्ट इतना पावरफुल है, इतना फिल्म का सब्जेक्ट अच्छाई पर है, फिल्म का सब्जेक्ट उदारता पर है, गुडनेस पर है, इसीलिए मैंने फिल्म बनाई है। 23 साल बाद मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं फिल्म। तो व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, हमारे यहाँ कोई बड़ा स्टूडियो नहीं आया, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, एक्सेल एंटरटेनमेंट, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और अनिल थड़ानी जी। बट जब हमने ये फिल्म की शूटिंग शुरू करनी थी, उससे पहले एक हमारे फाइनेंस आए थे जो 50% फाइनेंस कर रहे थे, और फिर 1 महीना पहले वो उन्होंने बोल दिया कि हम अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, आप 1-2 साल बाद बना लो। ओके। अब 1-2 साल बाद आपके मिशन को
या आपके दृढ़ता को या आपके सपनों को तो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, है ना। सपनों को पोस्टपोन करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर सपना आ गया है कि मुझे ये करना है और उसको को मैंने पोस्टपोन कर दिया तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए मैं मन अंदर से बड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, आपको देख के मैं बड़ा खुश हूँ व्यास जी। बट अभी मुस्कुराते जाएंगे आप, अब मुझे हंसाते जाएंगे। अच्छा, लास्ट 2002 में डायरेक्ट किया था ओम जय जगदीश। ओम जय तो जगदीश, इतना टाइम क्यों लग जाता सर किसी सपने को पूरा क्योंकि करने मेरे में? पास वो ओम जय जगदीश मेरी कहानी नहीं थी और राहुल नंदा हैं उनकी कहानी थी। तो बट मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे एक फिल्म करने को मिल रही है। मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर को अब एक और मेरे जिसे कहते हैं ना अनदर फेदर इन माई कैप, अब वो लग रहा है। तो मैंने की थी जितनी भी मेरी काबिलियत थी और जितनी भी सिंसेरिटी से मैं वो कर सकता था मैंने किया। फिर मुझे लगा यार मैं डायरेक्ट तभी करना चाहिए मुझे जब मुझे कुछ शेयर करने के लिए हो, जब मुझे कुछ बताने के लिए हो, जो मैं कोई ऐसी बात दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एन एंटरटेनिंग फिल्म, मेकिंग ए फिल्म विच इज़ वेरी एनग्रॉसिंग, बट आई ऑल्सो शुड मेक ए फिल्म विच कन्वेज समथिंग। जीवन का महत्व तभी होता है, जैसा आपने बताया कि आप बिजनेस करते हैं, फिर आपका पॉडकास्ट करने का दिल किया, तो मेरे हिसाब से वो पॉडकास्ट करने का दिल बिकॉज कम्युनिकेशन एक होता है, लोगों से मुलाकात होती है। सो फिर आज से 4 साल पहले मेरी जो भांजी है, तन्वी उसका नाम है, वो ऑटिस्टिक है और हमारे भाई की बेटी की शादी हो रही थी दिल्ली में एक फार्म हाउस में। तो सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, खुश थे, एक साइड पे बैठ के गाने गा रहे थे, खाना खा रहे थे। मगर तन्वी उनसे अलग, 13 साल की बच्ची आसमान या पहाड़ देख रही थी। तो मैं उसके पास गया तो मैंने उससे ऐसी सवाल पूछा, बड़ा एक ऑर्डिनरी सा सवाल था कि तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो उसने जो जवाब दिया वो इतना सिंपल और इतना मुश्किल था। उसने कहा कि आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। अब एक ऑटिस्टिक लड़की, अब एक नॉर्मल कोई बच्चा बोले कि आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड, तो मैं कहूँगा उस वर्ल्ड में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो वो कहेगा मैं पहाड़ देख रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मगर इसके पास डिस्क्राइब करने का नहीं था, मुझे अपने आप ही इमेजिन करना चाहिए था कि क्या वर्ल्ड होगा इसका। वो बीज पड़ा तन्वी द ग्रेट का। और फिर हमने 1.5 साल कहानी पे काम किया, 1 साल म्यूज़िक पे काम किया और आज हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर का बर्थडे है, एम कीरावानी सर का। फिर हमने शूट किया, अब फिल्म बन के तैयार है ये। तो आई थिंक देयर इज़ सो मच टू शेयर विद द पीपल। ऑटिस्टिक लोग ही मुझे लगता है दुनिया में अच्छे हैं जिनको कोई मैनिपुलेशन नहीं आती, और बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, सब लोग ही अच्छे होने चाहिए। पर जैसी कि दुनिया चलती है हम सब मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऑटिस्टिक लोगों की तरफ से हम तो एबल नहीं है, हम डिसेबल्ड लोग हैं, हम उनको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। मगर अगर वो हमको देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कैसे अजीब लोग हैं, ये अच्छाई पे भरोसा नहीं करते हैं, ऑनेस्टी के पर भरोसा नहीं करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि डिसऑनेस्टी क्या होती है। और तन्वी बहुत अच्छा गाती है, तो फिर मैंने ये फिल्म म्यूजिकल के हिसाब से बनाई है। राइट। पॉडकास्ट करते करते एक लर्निंग तो ये हो रही है सर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब मैं हाँ आपको मेरा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, फिर आपका जी जी, बताइए क्योंकि बताइए। ऑडियंस मेरी हाँ, बात तो सुनेगी नहीं, आपकी बात सुनने की पसंद करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनेंगे आपकी सो बात, कुछ क्यों नहीं। 2016 के आसपास मेरे पापा ने मुझे निकाल दिया घर से। बहुत अच्छा। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा यार पापा क्यों क्या हो गया, मतलब मेरे को तो यहीं रहना है। जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, पापा और ये 8 ब्रदर हैं और हम कम से कम 40-50 लोग एक साथ रहते थे, सबके बच्चे वगैरह। फिर अब एकदम से सब अलग हो गए। पर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, शायद वो नहीं निकालते तो मैं आज आपके सामने बैठ के आपसे बात नहीं कर रहा होता। अभी आप कुछ बता रहे थे सर। नहीं, मैं कह रहा था कि जो आपके जीवन में नहीं होता है ना, या जो आपके जीवन में ट्रेजेडीज होती हैं, मतलब ट्रेजेडी माँ बाप का खोना वगैरह नहीं, जो आपको लगता है अरे ये क्यों नहीं हुआ, जो भी फेलियर होता है वो आगे जाकर आपकी कहानियां बन जाती है। जैसे आपने मुझे कहानी सुनाई कि 2016 में आपके पिताजी ने आपको निकाल दिया था। शायद उनकी ये दूरदर्शिता थी कि पर किस लिए निकाला था, मेरे आपने मुझे थोड़ा उसमें कर दिया, आपने कुछ गड़बड़ परिस्थितियाँ सर, हैं परिस्थितियाँ, परीक्षा में। परिस्थितियाँ बनी ऐसी। और परिस्थितियां ऐसी बनी थी, अच्छा अच्छा। आपकी अब बनती है फादर साहब, हाँ बनती है, बात करते मतलब हैं। फिर ठीक हो गया ना। हाँ। अच्छा, फिर ठीक। बट कुछ मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस टाइम ऐसा लग हमेशा रहा था कि बहुत बुरा हमेशा लग रहा जो है। होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा।
बट वही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लीडर बनते हैं और बाकी के लोग क्राउड में होते हैं। जो लीडर बनते हैं उनको भी डर लगता है, जो लीडर बनते हैं वो भी डिप्रेस होते हैं, जो लीडर बनते हैं वो भी सैड होते हैं, मगर वो इन सब के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा एक प्ले था एक्सेप्शन एंड द रूल, ड्रामा स्कूल में करता था। सतीश कौशिक उसमें मेरे साथ थे। उसमें गाना था जिसके बोल थे कि सोया नहीं था इसलिए मैं आगे निकल गया, चलता रहा इसलिए अब मैं हूं सबसे आगे, सोया नहीं था। वाओ! कि सर आपने जवानी में भी एक ओल्ड एज कैरेक्टर निभाया स्टार्टिंग से। मैंने कपिल शर्मा के शो में एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि मेरे को लोगों ने जवान देखा ही नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है सर, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, बिकॉज मैंने सब बुजुर्गों के रोल किए हैं। और बिकॉज मैं जब यहाँ आया था बॉम्बे में 3 जून 1981 को, तो यहाँ पर मुझे ये पैसा, मैं और गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं ड्रामा स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर आया था। और यहाँ आके मुझे लगा कि यहाँ टैलेंट या गोल्ड मेडल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बालों का हेयर स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। हेयर स्टाइल चाहिए, वरना मुझे सारे बोलते थे आप ऐसा करिए, आप असिस्टेंट बन जाइए, आप राइटर बन जाइए, एक्टर बनने के लिए तो बाल होना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी। ऐसा बोलते थे। और 81 में बात सही थी। आप किस तरह दिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको बोलते थे चॉकलेटी हीरो। और मेरे दादा ने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 ही काम करने हैं, 3 काम। आपको एक मेहनती होना है, ईमानदार होना है और आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, आशावादी होना है। मैं उनकी इस फिलॉसफी को कभी झुठलाने की कोशिश नहीं करना चाहता। और इसीलिए मैं जब सारांश में मुझे बुजुर्ग का रोल मिला था, अगर वो रोल ना मिलता तो मैं शायद ये 40 साल इस क्षमता से आज गुजार भी ना सकता। मैंने अपनी पहली नींव ऐसी गाड़ी रख दी कि अगर मैंने 5 फिल्में, अगर पहली फिल्म की होती जिसमें मैं उछल रहा होता, कूद रहा होता, गाने गा रहा होता, तो देन आई वाज लाइक एनीबडी एल्स। बट आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु डेयर्ड एट द एज ऑफ 28 टू डू ए 65-year-old मैन्स रोल। नहीं, नहीं, वो आपके पर्सपेक्टिव में नहीं, मैं एक सिनेरियो यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला आप रेंट के घर में रहते हो। पर ये बात सब बोलेंगे कि अभी जैसे कोई कमेंट में लिखेंगे या फिर बात बोलेंगे कि अभिषेक जी सर ने तो बहुत पैसा कमा लिया, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। हमने कमाया नहीं ना, इसलिए हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, फिर सब चीज़ें छूट दी जाती है। तो क्या पहले तो चाहत थी आपकी या नहीं थी कि हम घर नहीं, खरीदें? जैसे जैसे अगर मैं शिमला से निकला था तो एक्टर इसीलिए बनना चाहता था बिकॉज मैं फेमस होना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। बट ऐसे कितने लोग हैं जो आज मेरी तरह ऐसा सोचते हैं? ऐसे नहीं है ना। तो मैंने माँ के लिए घर लिया, मुझे माँ को घर चाहिए था शिमला में। हालांकि अब शिमला में वो रहती भी नहीं है, मेरे पिताजी के देहांत के बाद हम बॉम्बे में रहती हैं वो। पर एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने कहा बोलो माँ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं पूरी करूँगा। तो उन्होंने कहा मुझे शिमला में घर चाहिए। मैंने कहा शिमला में तो हमने छोड़ दिया, वहाँ क्यों घर चाहिए? तो बोली नहीं, मैं 60 साल ज़िंदगी के एक किराए के मकान में रही थी वहाँ पर, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना घर। फिर हम शिमला गए, एक घर ढूंढा उनके लिए। उनको 1 बेडरूम हॉल चाहिए था, मैंने 8 बेडरूम हॉल का घर लेके उनको दिया। सो ये सिंबॉलिक चीज़ें होती है, वरना आप उदाहरण कैसे बनेंगे? आपकी बात सही है कि लोग कहेंगे अभी आसान है उसके लिए, अमीर बन गया, पैसे वैसे हैं तो ये बातें करना आसान है। लेकिन आपके दर्शक जो हैं उनको उदाहरणों की ज़रूरत होती है। मैं उदाहरण देख के ही मेरे मन में ही आया। हमारे जो अमेरिका जैसी जगहों में जितने लोग कमाते हैं, वो बिलियंस के बिलियंस जो लोग हैं वो उस पर दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। तो आई थिंक दैट कमाना जो है वो अपनी क्षमता का प्रतीक होते हैं कि मेरे में ताकत है। वरना मुझे क्या ज़रूरत है एट द एज ऑफ 70 टू थिंक ऑफ ए फिल्म एंड प्रोड्यूस इट माई सेल्फ एंड हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर हरमन डिसूजा माई CEO इज टेलिंग मी सर अभी पैसे नहीं है हमारे पास, हमको और पब्लिसिटी करनी है। क्या ज़रूरत है मुझे? मुझे ज़रूरत इसलिए है, एक तो मुझे देखना है कि मैं कितने मुश्किलों को झेल सकता हूँ, बिकॉज मुश्किलों को झेलने से ही आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। एज एन एक्टर ऑल्सो मैं बड़ा आसानी से जो मुझे सीन दिया जाए मैं कह सकता हूँ हाँ चलो इसको ऐसा कर देता, मगर मेरी भूख है कि लोग कहें यार आपने बड़ा अच्छा काम किया है।
इसलिए only when you put yourself in difficult position can you understand how powerful you are. ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यही तो फर्क होता है, एक्स्ट्रा का। वो एक्स्ट्रा का बनने के लिए आप वरना मेरा इंटरव्यू क्यों करने आए हैं? पावरफुल। आपको नहीं, आपको कुछ लगा होगा, आपने मुझसे शुरुआत में कहा कि मैं आपसे सवाल कुछ और इधर उधर पूछूंगा, बिकॉज शायद आपको लगता है कि मैं उन सवालों के जवाब दे सकता हूँ, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि यार कुछ ऐसे सवाल मत पूछना जिनके जवाब मैं नहीं दे सकूंगा। करेक्ट सर। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि नहीं नहीं चलो पूछ लेना। आपने कहा था कि हम काट देंगे, हमारे हाथ में है। मैंने कहा नहीं, काटना मत। तो इस तरह बेबाक तरीके से भी बहुत कम लोग होते हैं। बट ऐसा क्यों माइंडसेट है सर, इतना पैसा होने के बावजूद, फेम होने के बावजूद, हर चीज़ होने के बावजूद भी एक रेंट के घर में रहना? बिकॉज जिसके पास पैसा नहीं है वो तो खुद सोच रहा है कि मैं 4-5 करोड़ का घर खरीद लूँ। तो कुछ मैसेज देना पड़ेगा सर यहाँ पे देखिए, आपको। मैं अपने तुलना महात्मा बुद्ध से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महात्मा बुद्ध प्रिंस थे, और जब वो अपने एक मंत्री के साथ बाहर निकले तो उनको लगा कि बाहर दुनिया में देखो कैसे कैसे लोग हैं, तो वो महात्मा बुद्ध बने। मैं अपनी तुलना बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगा जब पैसा कमा लिया कि पैसे, आपको किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको रहने के लिए घर चाहिए, वो अपना हो या किराए का हो, बात तो एक ही है। आपको एक गाड़ी चाहिए जो एम्बिशन में आते हैं, आपको एक दो लोग चाहिए जो आपके साथ काम करने वाले हैं। उसके अलावा मैं चांदी की रोटी तो नहीं खा सकता ना, मेरी सब्जी में सोने के वर्क तो नहीं डाल सकता ना। इसी को कहते हैं इवॉल्वमेंट एज ए पर्सन। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ए सेंट, आई एम एम्बिशियस फॉर माई फिल्म टू अर्न 500 करोड़, बिकॉज वो मेरी मेहनत की कमाई है। मेरा जो पैसा जो मैंने सारांश में 10,000 रुपया लिया था, आज मैं उससे बहुत ज़्यादा लेता हूँ। वो अलग अचीवमेंट्स हैं। आप अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं, वो आप अपनी ताकत देखना चाहते हैं, अपने अंदर की जो ताकत होती है। इसे यही होता ना, हम वी वांट टू सी व्हाट वी कैन अचीव एंड वी गो फॉर इट। बट मुझे लगा कि मेरे घर जाने के बाद, घर में क्या होता है जब इंसान चला जाता है, ये मैं ऐसी डिप्रेसिंग बातें नहीं करना चाहता, जब जब इंसान चला जाता है तो घर को लेके झगड़ा जरूर हो सकता है, पर अगर आपके पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने को हो तो ज़्यादा झगड़ा नहीं होता है ना। मैंने कितने सारे, मैं सुबह एक पार्क में वॉक करने के जाता हूँ, मैं बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को देखता हूँ, और जब मैं उनकी कहानी सुनता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ। किसी के बेटे ने अपने घर से उसको निकाला हुआ है, कोई उसको अपना वसीयत साइन करने के लिए बोल रहा है। मेरे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, मगर मैं वो सिचुएशन रही हूँ। जितना ज़्यादा मैं हल्का रहूँगा उतना ज़्यादा मैं ऊपर उड़ सकता हूँ। राइट सर, बट जैसे दुनिया वाले तो ऐसा बोलते हैं कि मैं दुनिया वालों की तरह क्यों सोचूं? 1955 में मेरे पिताजी ने मेरा नाम अनुपम रखा था, पता नहीं कैसे। अनुपम का मतलब है जिसकी तुलना ना हो, जिसकी उपमा ना। शायद उन्होंने ये सोच के रखा होगा कि आगे जाके मेरा बेटा अपने नाम पर चलेगा। दुनिया वाले सोचते हैं ये, इससे क्या फर्क? सर इतनी फिल्में करते हैं, इतने डायलॉग्स, मतलब जो एक्टिंग होती है वो वायरल होती है और बहुत पॉपुलर भी हो जाती है। सो आपको सबसे फेवरेट कौन सी लगती है, या फिर सब फेवरेट लगती है? कुछ याद रहता है आपको सर कि मैंने इस फिल्म में ऐसे काम किया था, मेरी ये फेवरेट है, मेरा ये डायलॉग फेवरेट है? मेरा काम करने का जज्बा फेवरेट है मेरा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जिस कलाकार ने सिर्फ अच्छी फिल्में की हैं, या किसी इंटरव्यूअर ने सिर्फ सारे अच्छे इंटरव्यू लिए हैं, किसी लेखक ने सारे अच्छे किसी पोएट ने सब अच्छी पोएट्री लिखी है। हर इंसान का, हर कलाकार का कुछ ही चीज़ें हैं जो आपकी ऑबिचुरी में लिखी जाती हैं। जब इंसान चला जाता है तो जो वो 5 फिल्में इस्तेमाल की जाती है ना, वो मैं उसके हिसाब से 5 गुना ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। मेरी पहली फिल्म ही जो है सारांश है। फिर दिल है कि मानता नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। डैडी फिल्म बहुत अच्छी लगती है। खोसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, कितनी सारी फिल्में हैं, इतनी सारी फिल्में हैं। बेंड इट लाइक बेकम, सिल्वर लाइनिंग्स, प्लेबुक। मैंने हिंदी मीडियम का होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है, बिकॉज मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। बहुत साल पहले मेरे फादर ने मेरे मन से फेलियर का डर निकाल दिया था। उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है भाई, आपका माइक नहीं चल रहा, या इसका आउट फोकस हो गया, या कुछ हो गया, तो वो इवेंट फेल हुआ है। आप और मैं थोड़ा फेल हुए हैं। तो वो जब एक 13-14 साल के बच्चे का उसके फादर ये बोल देते हैं, हुआ ये था कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स से नहीं आए, बिल्कुल नहीं। आपके तो ज़्यादा आते होंगे, 48। 48, तो 10% आप मुझसे ज़्यादा हैं।
तो मुझे उन्होंने हुआ ये था कि मैं रिपोर्ट कार्ड जो उनको साइन करा के हमें ले जानी पड़ती थी, क्या नाम इसका, वापस स्कूल में, ये रिपोर्ट कार्ड है, अपने माता पिता को दिखाओ कि तुमने तुम्हारे ये मार्क्स आए हैं, सबको दिखाना होता, जो फर्स्ट आता था तो वो आपको साइन करके देते थे, जिसका प्रूफ होता था कि आपके माँ बाप को पता है। तो मैं बड़ा कतराता था। नॉट दैट मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे। मेरे फादर मेरे सबसे बढ़िया दोस्त थे। पर फिर भी आत्मग्लानि, शर्म के मारे मैं सोचता था कि जब पिताजी जल्दी में होते थे, ऑफिस जा रहे होते थे, तो मैं कहता पापा ये ज़रा साइन कर देना, और वो करके चले जाते थे। तो एक बार 9th स्टैंडर्ड में मैं गया साइन कराने, तो उनको कुछ याद आया कि वो चाबी भूल गए स्टोर की। तो वो गए, तो फिर थोड़े उन्होंने फुर्सत से देखा और उन्होंने कहा कि तू अपनी क्लास में 59th आया? मैंने कहा हाँ जी। बोले कितने स्टूडेंट हैं? मैंने कहा 60। तो थोड़ा मुझे उनका चेहरा थोड़ा ऐसा लगा कि क्या कर रहा है ये। पर उन्होंने पॉज लिया, उन्होंने कहा बेटा एक बात तो है, जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है या स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता है, उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। अगर वो सेकंड भी आता तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है, 24th आ सकता है। तो एक काम करना, अगली बार तू 48th आ जाना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला बट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, दैट फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। सो इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अलग अलग चीज़ें खुल के बात कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इवेंट फेल हो जाएगा। मैं तो तब तक फेल नहीं होगा जब तक मैं एक्सेप्ट ना कर लूँ कि हाँ मुझसे नहीं होगा। मैंने पिछले साल एक फिल्म की थी विजय 69, नेटफ्लिक्स पर है, बड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसमें कैरेक्टर को एक ट्रायथलॉन लड़ना था, जिसमें वो तैरता भी है, दौड़ता भी है और साइकिलिंग भी करता है। साइकिलिंग मुझे आती थी, दौड़ना ऑफ कोर्स आता था, मुझे तैरना नहीं आता था। मैंने 68 की उम्र में तैरना सीखा। तो आई थिंक वही मेरे कहने का मतलब है कि आपको आपकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता जब तक आप अपनी शक्ति को दांव पे ना लगाएं, है ना। आप बेंगलोर से आए, आप पूरी टीम के साथ आए हैं, अब रूम पे आपका नहीं था दिल करने का, ना ही मेरा दिल करने का, बिकॉज जब तक आमने सामने बैठे ना हो। तो अब आपको लगा हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जब दूसरे बंदे का, अब इसके बाद आप डिस्कशन करोगे जाते समय, यार एक काम करते हैं, ये पर्चियां देना बंद करते हैं, हो सकता है अगली बार इंटरव्यू करें बिना पर्ची के। सो उसी तरह से पता लगता है ना, मेरा आपका किसी तरीके से मजाक उड़ाना या कॉमेडी करना नहीं है मकसद। मेरा मकसद आपको एक पहलू देने का है कि जिससे शायद आप घबराएं, क्योंकि अब ये लोग आपकी क्रच बन गए हैं। क्रच पे चलता है ना इंसान, तो अब आप क्रच की आपको आदत हो गई है। आप क्रच के बगैर भी चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। वो तभी हो सकता है कि जब आप एक इंटरव्यू में कहेंगे यार आज के इंटरव्यू में हमने सोच लिया है आज आप मुझे पर्ची नहीं देंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा भैया व्यास बाबू, कि बुरा होगा या आप समझोगे या आप घबराएंगे। मगर अगर वो अच्छा हो गया तो आपको ट्रायम्फेंट लगेगा। चैट जीपीटी से पूछ लेंगे ना, सवाल खत्म हो गया, अनुपम जी से बात करनी है और क्या सवाल पूछें, तो वो बता देगा। तो अनुपम जी से पूछ। मेरी पूरी जिंदगी है 70 साल की, उसमें से 40 साल मैंने काम किया, आपके सवाल खत्म नहीं हो सकते 4 जन्म तक। हाँ, सवाल तो खत्म नहीं हो सकते। फिर इतनी शानदार ज़िंदगी जी है सर आपने अभी स्टिल, और आगे जीनी है 100 साल। तो मतलब लाइफ़ का लेसन क्या है? मतलब कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए? कैसा जीना चाहिए एक इंसान को? मेरे पिताजी 2012 में बहुत बीमार हुए, जनवरी में, और एक महीने के अंदर उनकी सिचुएशन ये हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि इनको घर ले जाओ। तो वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, बिकॉज वो खा नहीं सकते थे। उनको खाना जो था वो रेत लगता था, और पानी जो था वो एसिड लगता था। तो ही ऑलमोस्ट स्टार्व टू डेथ, बिकॉज वो खाते नहीं थे। पहले तो उनको वो ट्यूब्स वगैरह से खाना दिया, फिर डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, सो लेट हिम टेक हिम होम। तो पिताजी बहुत कमज़ोर थे, और एक दिन मेरे भाई ने कहा कि वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जो आपने मेरे से पूछा ना कि मैं ज़िंदगी कैसे जीता हूँ, वो मैंने पिताजी से मेरे को, तो उन्होंने मुझे पेपर पे कुछ लिख के देना चाहते थे, क्योंकि शक्ति नहीं थी बात करने की। और पेपर पे बहुत देर तक कुछ लिखते रहे, और फिर उन्होंने ऐसे लेटे हुए थे, और फिर उन्होंने बोला कि पेपर देख पढ़ मैंने क्या लिखा है। तो मुझे लगा कि ये शब्द होंगे, मगर शब्द नहीं थे, फिर क्योंकि उनमें शक्ति नहीं थी, सिर्फ लाइनें थी।
और लाइनों में कुछ नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ हाँ पापा बिल्कुल, ऐसे कुछ बोला। वो बहुत थोड़े निराश हुए, फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मैंने अपने कान उनके मुंह के पास रखे, और जो शख्स अगले 20 मिनट में ज़िंदगी से छोड़ के भूलोक जाने ऊपर जाने वाले थे, उनके लास्ट शब्द पता क्या थे? लिव लाइफ। तो मेरा मोटो फिल्म में, अब ज़िंदगी में भी और फिल्म में भी है कि लिव लाइफ। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव आदमी हूँ। एक अंग्रेजी की कहावत है ऑप्टिमिज्म को लेकर कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग इन नथिंग इज ऑल रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे। राइट। एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक होती है। अगर 12:30 पे रुक गई है तो दिन में 12:30 तो बजेंगे ही ना। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। और एक चीज़ और मेरे पिताजी कहते थे, द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं वैसा करूँ। सबको खुश रखने की, पर सब खुश हो नहीं सकते हैं। हाँ जी। सबको खुश रखने की। ना, किसी को नहीं, खुश खुश रखने की नहीं, किसी को खुश करना बहुत आसान होता है ना? आपको अब आप अंदर से तो खुश हुए कि मेरे को अलंकृता का नाम याद है। आप अपनी बच्ची को ज़रूर बताएँगे कि मैंने तुम्हारा नाम बताया और अनुपम खेर ने कहा कि नाम अच्छा करेक्ट। है ना? हाँ। तो मन में आप कहीं न कहीं खुश हुए इस बात से। या मैंने मोहित को, या मैंने इनका हर्ष, इनके नाम याद हैं। हाँ। ये दीज़ आर द थिंग्स व्हिच ईज़िली कैन मेक। मेरे लिए कैमरामैन नहीं है। मेरे लिए 2 इंसान हैं जो किसी के बच्चे हैं या किसी के भाई हैं, या पोस्ट पता नहीं किसी के पति तो नहीं लग रहे अभी, हैं? तो आई थिंक द ईज़िएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक समबडी हैप्पी। हम हम बहुत अपने आप को सीरियसली लेने लगते हैं। कूल होके बैठ जाते थोड़ा। नहीं, कूल थे आप। अब आपके मन में कूल की डेफिनेशन है, इन चीज़ों की डेफिनेशन है, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल कूल बनने को बोलते हैं कि कूल इज़ टू यू कैन स्पीक टू समबडी बदतमीज़ी से। मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट इज़ बीइंग कूल। मेरे हिसाब से टू बी पंक्चुअल इज़ बीइंग कूल। मेरे हिसाब से टू बी काइंड इज़ बीइंग कूल। ऐसा मुझे लगता है। तो कोई भी स्टोरी जब लिखी जाती है तो कोई रियल केस सिनेरियो ही देखा जाता है हमेशा? नहीं, मतलब जब आप रियलिटी कोई नहीं है। कुछ बात बताना नहीं, चाहते नहीं। हो। मैंने बताया ना, अच्छा ही बताना चाहता हूँ। मैं एक मेरे हिसाब से जिस माहौल से मैं आया हूँ, जहाँ मेरे माँ-बाप ने मुझे पाला-पोसा है, दादा-दादी ने पाला-पोसा, बड़ा किया है। आई ग्रू अप इन अ फैमिली व्हिच बिलीव्ड इन गुडनेस। हम गरीब थे, मगर हम ऑनेस्ट थे, बिकॉज़ दादाजी वैसे थे। हम मेरे फादर की तनख्वाह 90 रुपए थी, लेट 50s में, और हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, छोटे से कमरे में, और एक किचन था साथ में, और एक बरामदा था, पर हम बड़े खुश रहते थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैं छोटा था, शायद 10-12 साल का होऊंगा। मैंने कहा, दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। और फिर जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, बनते चले गए, फिर सोशल मीडिया आ गया, ये आ गया, फिर हर तरफ एक नेगेटिविटी सी फैलती है। लोग देखते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ट्रोल्स को या न्यूज़ वालों को, आप न्यूज़ के नहीं हैं, इसीलिए मैंने इंटरव्यू से पहले आपसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिसमें, क्योंकि फ़िल्म की जो आत्मा है वो अच्छाई की आत्मा है। राइट। ऐसा नहीं कि मैंने कंट्रोवर्शियल सवालों के जवाब नहीं दिए। मैं उस माहौल को बरकरार रखना चाहता हूँ जब तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती। तो इसलिए ये जब मेरे दादाजी ने ये कहा कि सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है, तो मैंने कहा कि ऐसी कोई फ़िल्म क्यों ना बनाएँ जिस पे हर कैरेक्टर जो है अच्छा है। अच्छा है मतलब दैट डज़न्ट मीन उसको गुस्सा नहीं आता है। दैट डज़न्ट मीन दैट उसको वो नहीं समझ सकता उनकी बात। अब मेरा कैरेक्टर तन्वी के दादा का है, मगर मैं बिल्कुल उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट द फ़िल्म इज़ अबाउट। आपका बचपन एकदम वैसा गिल्ली डंडा खेल के, गलियों में क्रिकेट खेल के वैसा बीता सर एकदम? मेरा बचपन सपनों जैसा बचपन था। मैंने बताया ना आपको कि हम बहुत गरीब थे, मगर मुझे पता ही नहीं लगा था हम गरीब थे। फिर जब अमीर लोगों से मिले तब पता लगा कि हम तो गरीब हैं, है ना? हिंदुस्तान में इसीलिए सिर्फ 10% जो है वो सुपर रिच हैं, फिर मिडिल क्लास है, एंड देन देयर आर लोअर मिडिल क्लास। अब तो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर लोअर अपर मिडिल क्लास, फाइनेंशियली
डिसेबल्ड, एबल्ड, इस तरह के नाम आ गए हैं, वरना पहले सिर्फ गरीब और अमीर होते थे। बट आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का गरीब जो है वो एक बात में विश्वास करता है कि ये मेरी किस्मत में है ना। हम किस्मत पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डालते, चलो ऐसा होना था, विच इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इंडियंस हैव। हमारे शास्त्रों ने या हमारे पुरातन लोगों ने हमें बताया, इस पे बिलीव करा, शायद इसी वजह से हम एक ही शहर में रहते हैं, मुंबई शहर में रहते हैं, कुछ बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, कुछ बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, और कुछ झोपड़पट्टियों में रहते हैं, मगर साथ में रहते हैं। और मुंबई का हर इंसान आपको खुश नज़र आता है, और पूरे दुनिया का, हमारे पूरे इंडिया का इंसान हमें आम तौर पर, ऑफ कोर्स उनके एम्बिशन होते हैं, बिकॉज अब सोशल मीडिया की वजह से आपको इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं, अरे ये तो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में हर इंसान जो है, चाहे अंदर से कितना ही दुखी है, लेकिन ऐसी फोटो डाल के दिखाना चाहता है कि मैं भी उन लोगों की तरह हूं जो बाकी लोगों की तरह है। तो ऐसा मेरा सोचना है। तो हम बचपन में हम निकल जाते थे, मैं, मेरा भाई, मेरे कज़न, हमारे माँ बाप और हमारे चाचा ताया वगैरह जो थे, एक लट्ठे का कपड़ा होता था, उसमें से सारे मीटर्स डाल के सबके एक जैसे कपड़े होते थे। मुझे याद है कि एक मेरा चेक, ग्रीन एंड वाइट चेक शर्ट होती थी, बू शर्ट जिसको बोलते थे, और शॉर्ट्स होते थे कुछ ऐसी तरह के ब्लैक या ब्राउन, वो सब हम बच्चे साथ में ले पहन के घूमते थे। तो हमको लगता था ये इसी को भाईचारा बोलते हैं, ये जो भाईचारा वर्ड आया है शायद इसी वजह से आया है। एंड मैं अभी भी, जब मैं फिल्मों में कामयाब हुआ, ऐसा नहीं कि पिछले 40 साल में मेरे सारे कमाल के हैं, बट आई थिंक मेरे अंदर वो अभी भी सेंस ऑफ वंडर है जो उस बच्चे के अंदर था जो शिमला में रहता था। आज भी मौजूद है? ऐसा मौजूद है, लगता है? वही मेरी उपलब्धि है। आप 10 साल पहले हमने जिस घर में रहते थे, बड़ा घर था, फिर हमने कहा इस घर में नहीं, कोई नया और बड़ा घर लेते हैं। तो और बड़ा घर ढूंढने के चक्कर में हमने कहा फिर किराए के मकान में तब तक रहना जब तक बड़ा घर नहीं मिलता। 1-2 साल हमने ढूंढा, किरण जी को अच्छा नहीं लगा, या मुझे ठीक नहीं लगा, या वो चंडीगढ़ चली गई। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैं फिल्म सिटी से शूटिंग करके आ रहा था रात को, और मैंने सोचा कि हम मकान क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं हम किराए के मकान में रह सकते। पिछले 10 साल से डिसाइड हो गया कि ज़िंदगी में अभी किराए के मकान में ही रहेंगे। ऐसा आपने डिसाइड किया और आप रेंट किया, उसमें रहते रह हैं गए? रेंटेड, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ। सर, आपका फेवरेट एक्टर कौन था उस टाइम पे और आज के टाइम पे कौन है? जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे शहर में 4 सिनेमा हॉल्स थे, रीगल, रिट्स, रिवोली और शाही सिनेमा। और हमारे पास जो मनोरंजन का साधन वही था कि आप एक फिल्म देखने जाएं। तो शाही सिनेमा में उन दिनों 25 पैसे या 50 पैसे में टिकट मिलती थी, तो हम शाही सिनेमा देखते थे, बिकॉज वहाँ बेंच पे बैठ के देखना होता था। बाकी सिनेमा हॉलों में कुर्सियाँ थी, गद्देदार कुर्सियाँ थी, पर वहाँ पर 2 रुपए की टिकट थी। तो फिल्में मैं देखता था, फिल्में देख के शायद शायद तभी दिमाग में आया कि एक्टर बनना चाहता हूँ। ऑल्सो फिल्में तब आपको आपकी गरीबी से या आपके, वो सीधा आपको नए वर्ल्ड में ले जाती थी। फिल्मों में सब अलग होते थे। मेरे फेवरेट एक्टर उन दिनों, मतलब जो सबके फेवरेट एक्टर थे, हाँ, एक्टिंग की समझ नहीं होती थी कि हाँ यार ये अच्छा लगता है। जैसे राजेंद्र कुमार थे, उनकी एक फिल्म थी दिल एक मंदिर, वो हमारे मोहल्ले वगैरह में दिखाई जाती थी, जैसे यहाँ पर गणपति के दिनों में दिखाते हैं। वो मैंने 28 बार देखी थी। मनोज कुमार साहब की फिल्म उपकार मैंने कुछ 32 बार देखी थी। अब फिर उसके बाद मैं मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था। मैं बड़ा, आई थिंक मेरे अंदर देशभक्ति का जज़्बा जगाने में, और बहुत सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों में मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उनके गाने, उनके अंदर वो अपना नाम भारत रखते थे, कमाल था वो। मेरे देश की धरती सोना उगले, कितने अच्छे। फिर दिलीप कुमार, जब मैं थोड़ी अकल आई मुझे, फिर मुझे उनकी परफॉर्मेंस देखनी बड़ी अच्छी लगी। स्कूल से भाग के मैं उनकी फिल्में देखता था। फिर देव साहब, फिर उसके बाद राजेश खन्ना साहब, उसी तरह से हेमा मालिनी जी, वहीदा रहमान जी, नूतन जी, जो होती थी उन दिनों। सर, तो आज के टाइम पे कौन आपका फेवरेट एक्टर है? परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना। आपको बहुत बहुत पसंदीदा कौन है? देखिए मेरे फेवरेट एक्टर रॉबर्ट डी नीरो है, और हमारे मित्र हैं, तो ही इज़ वेरी माय फेवरेट एक्टर। अमित जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अमित जी हमेशा से फेवरेट एक्टर रहे हैं। मुझे बहुत सारी फिल्में शाहरुख खान की बहुत अच्छी लगी हैं। श्रीदेवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस थी, ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस।
और पर जिनसे सीखने को मिलता है, अब चूंकि पढ़े लिखे एक्टर हैं, उन वो आपके फेवरेट एक्टर बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे रॉबर्ट डी नीरो हुए, जैसे एल पचिनो की कुछ फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारे एक्टर, मेरिल स्ट्रीप अपने आप में बहुत कमाल के एक्ट्रेस हैं। हिंदी फिल्मों में काजोल की कुछ परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट नोबडी टू बीट श्रीदेवी, बिकॉज उनके साथ मैंने इतना काम किया, लम्हे, चालबाज, ऐसी बहुत सारी फिल्में की हैं। वो बहुत ही एफर्टलेस थी, है ना। वो ऐसा नहीं, बाकी वो कभी कभी एक्टर लोग शांत हो जाते हैं, चले कॉर्नर में चले जाते हैं फोकस करने के लिए। वो तो खाती रहती थी, खाना खाती थी, बोलते शॉट रेडी, अच्छा जाके, और फिर वो मैजिक करती थी। कमाल की एक्ट्रेस थी चांदनी, निगाहें, जिसमें मैंने बहुत बुरा काम किया था, निगाह पर, वो बहुत अच्छी थी। ऐसे हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके, जैसे मुझे सर फिल्म में परेश रावल बड़े अच्छे लगे थे। मैं मिस्टर इंडिया में पहले मैं मोगैम्बो का रोल कर रहा था। वो अलग इंटरप्रिटेशन थी। फिर उनको लगा कि यार ये ऐसी इंटरप्रिटेशन जो है वो काम नहीं करेगी, हमको एक फैंटेसी, एक पावरफुल, लार्जर देन लाइफ। तो मुझे उन्होंने चुपचाप निकाल के अमरीश जी को ले लिया था। और जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया, पर जब उन्होंने ऐसा किया था तो मेरे को बहुत दुख पहुंचा था। सो अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे एक्टर्स आते रहते हैं। तो अगर आप वो डायलॉग बोलते मुकेम्बो खुश हुआ तो कैसे पर बोलते? पहले अलग तरीके से था, कैसा था? अब उसके तो अलग से पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है, दे देंगे सर। नहीं, वो अलग था, बिकॉज बहुत साल पहले की बात है। शेखर कपूर ने मेरा जो स्क्रीन टेस्ट किया था वो बीच पर किया था। वो एक बहुत ही इस तरह के चालाक किस्म का आदमी था, और वो तब मुझे पता नहीं था कि मोगैम्बो खुश हुआ इज वॉज ए लाइन इन दैट। मेरा तो कुछ और ही डायलॉग था। पर जैसा अमरीश जी बोले और जैसा उन्होंने किया, मैं वैसा नहीं कर सकता था, ये सच है। तो ये अप्रिसिएशन है। अमरीश जी के बहुत सारे रोल, जैसे किशोर कुमार मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर भी थे और सिंगर तो खैर थे ही थे। किशोर कुमार कुछ अपने हिसाब से ही एक्टिंग करते थे। सर ऐसा कौन सा डायलॉग था, मतलब पूरी फुल जब तक आपने एक्टिंग करी तब एकदम वो पूरा लाइफ चेंज हो गया उस डायलॉग की वजह से, वो अगर आप शेयर करना चाहो? ऐसा कोई डायलॉग वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से लाइफ चेंज हो जाए। मेरा मेरा फेवरेट डायलॉग जो लोगों को पसंद आया था वो डॉक्टर डैंग का ही था, कर्मा का। बट उसकी वजह से मेरी लाइफ नहीं चेंज हुई थी, एक्टिंग की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। मतलब कोई डायलॉग की वजह से नहीं, मतलब पूरा एक्टिंग करियर की वजह से हुआ, मतलब जो आपने किया काम? हाँ, ऑब्वियसली, यस। अच्छा, एक जब आप शो कर रहे थे, जब शाहरुख खान सर आए थे, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि अब मेरे बाद कोई सुपरस्टार नहीं होगा। शाहरुख इज वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग। बट अब इस शो को क्योंकि 15 साल हो गए, और मैं सोचता हूँ कि शायद उसने सच ही कहा था। मैंने कल भी एक किसी इंटरव्यू में बोला, बिकॉज वो इज़ अ वेरी चार्मिंग, हेल्पफुल। अभी उन्होंने हमारी फिल्म के लिए ट्वीट किया, मैंने उनको अपनी फिल्म के ट्रेलर में मैं उनको बुलाना चाहता था, बिकॉज हमारी जो लीड एक्ट्रेस है वो उसकी पहली फिल्म है, और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म में कोई बहुत बड़ा, मतलब जो बाकी एक्टर्स हैं वो तो बहुत बड़े हैं, बट मेन एक्ट्रेस जो है वो पहली है। तो जैसे मैंने उसकी शुभांगी की इंट्रोडक्शन के लिए काजोल जी को बुलाया था, मैं चाहता था कि अगर उसमें आए, तो वो आ नहीं सकते थे बिकॉज विदेश में थे। तो उन्होंने कहा मैं आपके फिल्म के बारे में बोल दूंगा, पर जो उन्होंने लिखा बहुत अच्छा लिखा। बट आफ्टर दैट स्टेटमेंट मैं सोचता था कि ये स्मार्ट है, चार्मिंग है, इसलिए बोल दिया, बिकॉज इट्स ए गुड लाइन टू से। बट टुडे आई बिलीव दैट ही वाज राइट, बिकॉज आज एक ज़माने में 50 साल तक लोग सुपरस्टार रहते थे। दिलीप साहब, देवानंद साहब, इतने सारे लोग, अमिताभ बच्चन साहब, फिर ये शाहरुख एंड सलमान एंड आमिर, पिछले 40 साल से लगे हुए हैं, 35 साल से। बट आप मुझे बता दीजिए पिछले 10 साल से कोई ऐसा है जो जिसको आप कह सकते हैं कि ये इतने सालों तक एक फिल्म से, यस ऑफ कोर्स, एक फिल्म के कामयाब होने से उस साल के लिए या जब तक उनकी दूसरी फिल्म नहीं आती, वो अक्षय भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सुपरस्टार है। इतने साल तक बरकरार रखना अपने आप को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट टाइम्स आर एज सच कि अब एंटरटेनमेंट के बहुत साधन हैं। पॉडकास्ट अपने आप में एक साधन बन गया, लोग पॉडकास्ट देखते हैं। ईटरीज हैं, लोगों रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा हैं। आज सुबह मैं टाउन में गया था किसी हमारे एक संस्था के लिए,
एक बच्चे जो फिनलैंड जा रहे हैं स्पेशली एबल्ड डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, तो मैं सुबह 9:30 बजे गया था। तो मैं बुधवार को मैं या शुक्रवार को मैं अदरवाइज वेजिटेरियन हूँ, बट मैं एग जो है मैं उसी दिन खाता हूँ। तो मैं पता किया कि यार मेरे को ये कहाँ से मिल सकता है फ्रेंच टोस्ट, वो एक मुझे मीठा अच्छा लगता है। तो 25-30 फ़ोन पे आ गए कि यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। बट पहले हमारे शहरों में 1-2 बड़े अच्छे रेस्टोरेंट हुआ करते थे। अब इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं दैट इट्स, और सारे एक्टर्स सोशल मीडिया पे भी, वो नहाते कैसे हैं, वो कंघी कैसे करते हैं, वो खाते कैसे हैं, उनका पसंद क्या है, उनको आता है, किस तरह से वो करते हैं, सब होता है। देयर इज़ नो नॉवेल्टी अबाउट दैट। बट शाहरुख and other people were in the late 80s and early 90s and all the 90s were the product when there was no mobile phone, there was no social media. People went to watch their film and they became larger than life. Today, there are so many. In 1 second, आप सुपरस्टार से नॉर्मल हो सकते हैं। आपकी एक फिल्म, अब आपकी हर फिल्म चलनी चाहिए। दूसरी बात, लोगों ने अभी फिल्म ने में कितना कमाया है उस पर दारोमदार कर दिया है आपकी इज्जत को। कैसी फिल्म है उस पर नहीं है। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछले साल सबसे ज़्यादा किस फिल्म ने पैसा कमाया? नहीं याद होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा आपकी 5 फेवरेट फिल्में कौन सी हैं, आप वो बताएंगे जिसने आपके जीवन में कहीं असर किया है। करेक्ट। आप वो नहीं बताएंगे जो सुपर डुपर हिट फिल्में हुई थी हाँ, ये जिसने बात करेक्ट। 3,300 करोड़ बनाया, 200 करोड़ बनाया। बट आज फिल्मों का अवलोकन होता ही इस वजह से है कि ओपनिंग क्या लगी। अरे राजश्री वालों ने जब हम आपके यहाँ कौन लगाई थी तो ओपनिंग लगी ही नहीं थी, और लोगों ने कहा था ये तो गानों का वीडियो है, उन दिनों कैसेट आते थे। मगर सबसे बड़ी हिट थी। शोले शुरू में चली ही नहीं थी। आज अगर शुरू में 3 दिन नहीं चलती है, वरना इतने इंटरव्यू थोड़ा करने पड़ते हैं आजकल, सब आओ आओ करते चले जाओ, करते चले जाओ, और इधर कॉलेजों में चले जाओ, वो भीड़ ट्रांसलेट नहीं होती है। कॉलेज वाले को देखते हैं, खुश आएगा, अरे आ गया सो एंड सो आ गया, या आ गया। हम अपने डायलॉग ही बोलते हैं, डांस भी करते हैं उनके सामने, बट दैट डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू देम बाइंग द टिकट्स। वो अपने सोशल मीडिया में अच्छा लगता है कि देखो कितनी भीड़ आई थी। व्हाट ट्रांसलेट्स टू गेट इनटू सिनेमा इज द स्टोरी। ये तो आपने सच्चाई बोल दी सर। जैसे हम आपके यहाँ कौन तो आज भी परिवार के साथ बैठ के देखी जाती है। जब मैंने उसकी कहानी सुनी थी, सूरज बरजात्या जी पूरी 3-3.5 घंटे की कहानी सुनाते हैं। उसमें वो डायलॉग में सुनाते हैं, कहाँ म्यूजिक आएगा, कैसे म्यूजिक आएगा, गाना चलाते हैं, फिर शॉर्ट ट्रॉली। 3.5 घंटे सुनते सुनते आदमी थक सकता है, मगर सूरज इतना कमाल का इंसान है कि सुनते हैं। तो राजबाबू ने, सूरज जी के पिताजी ने पूछा, आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में? मैंने कहा जी लाठीचार्ज होगा। है? क्यों, किस बात की लाठ, को डरते हैं वायलेंस, उनको लगा कोई वायलेंस की बात। मैंने कहा ये पिक्चर में टिकट लेने के लिए लाठीचार्ज होगा, बिकॉज आई वाज सो एनग्रॉस्ड। गाने गाने थे मगर कहानियां थी। और जब जयपुर में सिनेमा हॉल में लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आपने कैसे जान लिया था कि लाठी? मैंने कहा मैंने एक सिंबॉलिक बात बोली थी। उन्होंने जब मैंने प्यार किया, उन्होंने जब वो फिल्म लगाई थी तो ये 2 थिएटर्स में लगाई थी। हम इस फिल्म को सिर्फ 400 थिएटर्स में लगा रहे हैं इंडिया में। सिर्फ 400 बोल रहे हो? सिर्फ ना, नहीं, ऑल ओवर इंडिया 2000 प्रिंट्स लगते हैं, 1600 प्रिंट्स लगते हैं। बट हमें लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ से आपको पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी। मैं आपके बारे में नहीं, मैं कल एक वीडियो बनाया था अपने, मैं सेल्फ वीडियो बहुत बनाता हूँ लोग अपने सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए, ऑफ कोर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो हैं ही, बट मेरे लिए एक इंसान जिसने मेरा ट्रेलर देख के अपने घर वालों को बोला यार ये पिक्चर देखनी चाहिए, या 4 दोस्तों को बोला, उससे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। है ना? अब इन्फ्लुएंसर भी इन्फ्लुएंसर की एक्टिंग करने लगे हैं। आई एम नॉट, मैं ये कोई भी बात बिटरली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात ये वास्तविकता से मेरा एक डायलॉग था सारांश फिल्म में, तुम क्या कर लोगे चित्रे? चित्रे कैरेक्टर का नाम था। तुम क्या कर लोगे मुझे चित्रे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार दोगे, मैं मरने से डरता ही नहीं। सो इसलिए मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने, उस दिन मैंने सोचा था कि यार कितना अच्छा बोला है, बट अच्छा बोला है ये नहीं सोचा था कि ये सच है।
आज मैं कहता हूँ ये तो सच बोला था उसने. He was the one of the last of the superstars. Because of the halat, not because of the actors. People have come. There are a lot of actors who are doing good acting in today's time and earning 2 to 3 crore rupees. But public memory is very, very short, and public has millions of sources of entertainment. एब्सोल्युटली। तो सोशल मीडिया का रोल तो ऐसे वैसे बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस भी किए हैं, पर क्या लगता है आपको सोशल मीडिया की वजह से जो ये टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है और इसकी वजह से लोग इधर-उधर ज़्यादा भाग हाँ, रहे हैं, लॉयल्टी कम डिस्ट्रैक्शन. हो गई है? देखिए इसके बहुत सारे फायदे भी हैं. हुँ, मुझे अगर आज तन्वी द ग्रेट के बारे में बात करनी है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ 2007 में मैंने ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, वो ज्वाइन किया था. तो मेरे 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तो मैं कोई बात कहता हूँ तो वो सारे नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ लोगों तक तो जाती है. इंस्टाग्राम पे आप कुछ डालते हैं, वो कुछ लोगों तक जाती है. मतलब टोटल से 35 मिलियन के करीब लोग हैं. मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ. बहुत सारी रील्स कभी कभी आती हैं. वो भी दूसरी बात है कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर चीज़ एक बीमारी है. हर चीज़, कोई भी आदमी खड़ा होकर बोलता है नींबू को ऐसे काटने से, माथे पे लगाने से, पीछे लगाने से, ऐसे करने से आप ऐसा हो जाएगा. मैंने वो सब ट्राई कर लिया है कि अखरोट को, रीठे को आप जब मैं फिल्मों में आया था तो जब सबने कहा कि बाल होने चाहिए, तो मैंने कहा यार बाल आने ज़रूरी हैं. तब तो हेयर ट्रांसप्लांट होता नहीं था. तो मैंने सब कुछ ट्राई किया. मैंने तिब्बतियन गोलियां भी खाई. फिर किसी ने कहा कि दही और कुछ ऐसा डाल के ज़मीन में डाल दो, फिर उसको निकाल के दही पे लगा देना. फिर ऐसे ऐसे सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं काम आया. बट आज सोशल मीडिया जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है. मैं बहुत सारे मोटिवेशनल हैंडल्स को फॉलो करता हूँ. कभी कभी इतनी अच्छी बात आ जाती है, कभी कभी इतनी अच्छी शायरी आ जाती है, कभी कभी ऐसा पहलू आ जाता है जो मैंने सोचा नहीं था. और ज्ञान ज्ञान कितना मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या चाहते हैं. हुँ। बट कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि वो नदी के किनारे अपना बना रहे थे और वो बह गए, है ना. वो कुछ हासिल, कुछ लाइक्स के लिए. बट ये चर्निंग है. जैसे अमृत मंथन होता है ना. अमृत मंथन हुआ था तो जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था. तो आई थिंक आफ्टर सम टाइम पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ इट. अभी मेरे को बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियां मिलती हैं जो कहते हैं यार वी डोंट वांट टू सी इट, एंड इट्स अ फैक्ट. बट आप देखिए, हम इस बारे में भूल जाते हैं कि हमारे देश में आज हर इंसान के पास, जो भिखारी भी है उसके पास भी मोबाइल फोन है. राइट। तो सशक्तिकरण कितना हुआ है. हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें, अरे इसके बड़े नुकसान है या जो भी कुछ है, हर इंसान के पास है, मोबाइल है. मैं परसों नरसों में कहीं से गुजर रहा था तो एक बुजुर्ग थे और वो गरीब से थे, और वो मोबाइल पर कुछ देख रहे थे, अकेले थे, एंड वो हंस रहे थे. इट वॉज सच ए विजुअल. मेरी वो लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी हुई थी ट्रैफिक सिग्नल पे, एंड ही वॉज लाफिंग. सो आई थॉट कितना अच्छी बात है, वरना अकेलेपन का एहसास होता, पता नहीं क्या करते. टुडे दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. सो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ. मुझे उसके क्या फ़ायदे हैं. जैसे जब बहुत साल पहले मोदी जी ने कहा था कि जीपे पर पैसे लिए जाएंगे, तो मैं जब कभी फल खरीदता हूँ खुद, तो जब वो बंदा अपना वो जीपे का वो दिखाता है तो मुझे कितना अच्छा लगता है. सो आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट. फिल्म का मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ, जो चीज़ें, और किसी ने मेरे को क्रिटिसाइज़ किया, मेरे बारे में बुरा लिखा, उसका जवाब मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ. आप देते हो जवाब देते हो वापस सोशल हाँ, मीडिया पे अगर किसी मुझे को? खुंदक आ जाए, पहले तो बहुत देता था, अच्छा। फिर मैं शांत हो गया कि कोई ज़रूरत नहीं, बेचारा इम्पोर्टेंस लेने के लिए. बट कभी-कभी दिल करता है कि किसी को जवाब देना बहुत ज़रूरी है. जवाब देना बहुत ज़रूरी है. हम क्यों परेशान हों जवाब देने से. जब महेश भट्ट साहब ने मुझे सारांश के 10 दिन पहले फिल्म से निकाल दिया था और संजीव कुमार को ले लिया था, तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर बंद करके मैं सोच लिया था कि मैं शिमला चला जाऊँगा, दिल्ली चला जाऊँगा, क्योंकि मैं 6 महीने से उस रोल की रिहर्सल कर रहा था. मुझे मिल गया था 6 महीने पहले. फिर मुझे लगा नहीं, मुझे जाके उनको बताना चाहिए मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ. फिर मैं उनके घर गया और मैंने कहा देखिए वो मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ
और मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म होने वाली है, इवन दो संजीव कुमार इज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, ग्रेटेस्ट एक्टर, क्योंकि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं और आप में सत्य ही नहीं है। आपने बोल दिया ऐसा डायरेक्ट। 100%, और श्राप भी दे दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि एंड में एक डायलॉग को बोल के तो जाऊं जिसमें मज़ा नहीं आता ना, जब आप गुस्से में होते हैं, आप एक एंड में पंच लाइन बोलना चाहते हैं, तो पंच लाइन मुझे मिल नहीं रही थी। और मैंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता, रोते हुए बोल रहा था, परेशान था, दुखी था। तो फिर इट्स इम्पॉर्टेंट टू समटाइम टेल पीपल व्हाट यू थिंक ऑफ देम। चुप्पी जो है कभी कभी आपकी कमजोरी की निशानी बन सकती है। मुझे अपन जैसे बात कर रहे थे ये ना कि क्या हम पर्ची पकड़ाई आपको आपके कैमरामैन ने? नहीं एक पर्ची पकड़ाई कि आप सवाल पूछ सकते हो कि क्योंकि इनके दिमाग में एक सवाल आता है, अच्छा, तो अगर कहीं मैं मिस कर जाऊं तो अभिषेक सर फ्लो टूटना नहीं मतलब ये चाहिए। आपके मॉनिटर्स हैं बेसिकली। हट, नटखट। मगर आपकी क्या जिज्ञासा है, आप अपने हिसाब से भी पूछ सकते, बट आप पर्ची भेजते रहे आप। क्योंकि ऐसा है कि मेरी आंख के सामने से एक पर्ची आई और इन्होंने पकड़ाई, मैं उसको कैसे ना नोटिस करूं? मैं ऐसे कहूँ नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा, ये पर्ची पकड़ाने मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अपन एक्टर्स की बात कर रहे थे सर, आपका एक शो भी आता था पर शायद अभी बहुत टाइम से नहीं देख रहे हम लोग, द अनुपम खेर शो, जिसमें शाहरुख खान जी भी आए थे। जी, तो कब देखने को मिलेगा पहले तो वो? उसका नहीं हर जिंदगी का हर एक फेज होता है। उस फेज में हमारी कंपनी को कुछ पैसे चाहिए थे, और हमको, मेरे दोस्त थे एक राजनायक, अभी भी हैं, उनको वो उस कलर के हेड थे, तो मैंने उनको एक आइडिया दिया था कि मैं अपनी जीवन पर आधारित एक प्ले करता हूँ, उसका नाम है कुछ भी हो सकता है। उसकी शुरू की लाइनें कुछ ऐसे थी कि एक लंगोटी वाला आदमी अगर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का, 10 साल का लड़का, एक नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 जब बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको आइडिया अच्छा लगा, तो वो अच्छा, बहुत कामयाब शो था। फिर मैंने उसके बाद, उससे पहले मैंने एक बच्चों के साथ शो किया था, सेना समथिंग टू अनुपम अंकल, वो भी बहुत। अब मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल फिल्म बनाने का था बहुत सालों से, और मैं अब स्कूल चलाता हूँ जहाँ हम बैठे हैं इस समय, एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ। मेरा एक फाउंडेशन है, अनुपम खेर फाउंडेशन। हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बहुत काम करते हैं। मैं किताबें लिखता हूँ अपनी, मेरी चौथी किताब आ रही है, मोटिवेशनल बुक्स हैं। मेरी चौथी किताब इस फिल्म पर है कि कैसे ये फिल्म ना बनते बनते बन गई। तो बहुत कुछ है। मेरे दादा कहते थे कि बिजी मैन हैज़ टाइम फॉर एवरीथिंग। जिसके पास टाइम होता है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करता, जिसके पास टाइम नहीं होता वो सब कुछ करता है। लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर अभी, तो मतलब कुछ एक उनके लिए एक टिप्स हो जाए बढ़िया तरीके की, यार तुम इस तरह से एक्टिंग करियर में अपना करियर बना सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सालों तक तो जब मैं यहाँ एक्टर बन के आया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लोग कहते थे कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है। शुभांगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है। दीपिका पादुकोण जो स्कूल से निकली हैं, हमारे सेकंड बैच में थी, इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है। जिन लोगों ने बिना एक्टिंग का स्कूल ज्वाइन किए सीखे, आज उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऑडियंस पहले पेशेंस थी। शाहरुख थिएटर से आए हैं, थिएटर करते थे और फिर इन द प्रोसेस सीखे हैं। मिस्टर बच्चन थिएटर से आए हैं। पर आज के दौर में आप बिना एक्टिंग स्कूल जाए, क्योंकि एक्टिंग स्कूल जो है सिर्फ आपको एक्टिंग ही नहीं सिखाता, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको पंक्चुअलिटी सिखाता है, आपको जो थिएटर आजकल के जिस तरह का वातावरण है उसमें आपको कैसे बिहेव करना है वो सिखाता है, और आपको इंसान भी बनाता है। एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए मतलब? नहीं, अच्छा इंसान नहीं, इंसान बनाता ना, आपको अपने आप से आपका तारुफ करवाता है। हम अपने आप से भाग जाते हैं, हमको लगता है कि यार आपकी टीम को आप ऐसे अच्छे लगते हैं। आपने अभी बैठ के कहा अब मैं कूल रिलैक्स हो जाता हूँ, क्योंकि आपको लगा ये रिलैक्स पॉस्चर नहीं है। कोई भी पॉस्चर रिलैक्स, बातचीत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने सोचा। मैं 2 चीज़ें 3-4 चीज़ें नहीं बोलता हूँ ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें पिछले 5 साल से और कुछ चीज़ें 32-33 साल से। मैंने 32-33 साल से 2 शब्दों का उपयोग नहीं किया, मूड नहीं है और बोर हो गया हूँ। आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे बोलते।
पिछले 4-5 साल से मैंने अभी नया जो है, जो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मुझे लगा या मैंने सोचा, ये कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आपको लगा और जो आपने सोचा वो गलत हो सकता है। तो इस फ़िल्म में शुभांगी ने बहुत कमाल का काम किया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इसमें पल्लवी जोशी, आनंद अपना, हमारे बमन ईरानी जी, जैकी श्रॉफ जी, मैंने सब अपने दोस्तों को लिया, क्योंकि जब हमारे फाइनेंशियर जी ने मना कर दिया, तो मैंने अपने एक्टर्स को कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता जब तक मैं ये पिक्चर पैसा नहीं बनाएगी। इन सब ने बिना पैसों के काम किया है, बिना पैसों के काम किया। बिना एक पैसा लिए काम किया है। अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे, क्या? टीम बोल रही थी कितने पैसे लिए होंगे सर, एक बोला कि 1 करोड़, एक बोला कि सुनिए 3 करोड़, तो टोटल खर्चा आया होगा मेरी 15 पिक्चर का 20 करोड़। बजट है 50 करोड़, मगर मेरे बमन, पल्लवी, जैकी, अरविंद स्वामी एक पैसा नहीं लिया है। ये होती है दोस्ती, और ये होती है इस फिल्म की कहानी में अपना विश्वास। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे पैसे की तो प्रॉब्लम होती है हर जगह पे, बट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब आप एक मूवी बना रहे होते हो तब क्या हर्डल्स आते हैं और कैसी सिचुएशंस होती है? जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हर चीज़ हर्डल ही होती है। मतलब और कोई हर्डल की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ हर चीज़ के पैसे लगते हैं ना। लोकेशन के पैसे लगते हैं, गाड़ी के पैसे लगते हैं, स्टाफ के पैसे लगते हैं, बट विश्वास बहुत अच्छा बरकरार होता है। और मेरा काम, मैंने ये पिक्चर इतनी अच्छी नहीं बनाई होती, तो थैंक यू टू दैट पर्सन हू सेड नो टू मी। थैंक यू, आई वांट टू ऑन योर शो, आई एम सेइंग थैंक यू टू दैट पर्सन जिसने 1 महीना पहले बोला कि मैं आपकी फ़िल्म में अभी नहीं लगा सकता। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं, बिकॉज़ उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। बट मैं आज उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसने दे दिए होते तो शायद उतनी अच्छी पिक्चर नहीं बनती। जब उन्होंने मना किया, तो मैंने सोचा अब तो ये पिक्चर बन के रहेगी। और हर चीज़ में, किसी हमारी यूनिट में किसी को नहीं पता था ये हालात हैं। हमारा म्यूज़िक लास्ट वीक बिका है। हमने डिसाइड किया कि हम इसको ओटीटी पे देंगे नहीं, तो हम उस सिक्योरिटी पे जा ही नहीं रहे। मेरे मित्र जो थे, जो कोई बैंकर थे, उनको फिर मैंने फ़ोन किया अमेरिका में। इस पिक्चर के 9 एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, 9 लोग। मुझे सिर्फ वो 50 करोड़ जो मैंने उनसे मिला के अपने डाल के, अगर मुझे उतने वापस आ जाएंगे तो मैं उनके पैसे उनको वापस कर सकूंगा, ताकि उनका विश्वास, बिकॉज उनमें से कोई फिल्म से नहीं है, तो उनका विश्वास दृढ़ रहेगा तो मैं अगली पिक्चर बना सकूंगा। और मुझे उम्मीद है और यकीन है ये फिल्म बहुत पैसे बनाएगी, बिकॉज ये सच्चाई से जुड़ी हुई है। तो जो भी दर्शक आपके सच्चाई पे बिलीव करते हैं, जिनका पास दिल है, वो ये फिल्म जरूर देखेंगे। एब्सोल्युटली सर, मैंने तो पावरफुल ह्यूमन शो बनाया है, इसलिए हमने जीडी बख्शी जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ उनसे। एक बैच पहनता था मैं यहाँ पे पावरफुल ह्यूमन का, उस दिन मेरा मन किया, मैंने सर उतार के आपको कहलाऊंगा, तो उस दिन मैंने वो जीडी बख्शी जी को वो मुझे पावरफुल क्या ह्यूमन दोगे? सर वो मुझे क्या दोगे? नहीं सर, वो खत्म हो गया। हम लेके आने वाले थे सर, वो लास्ट बैच था तो हम अगली बार देखेंगे लेके आना। बिल्कुल सर। तो हमने उनको पहनाया, और जो मेरी जितनी भी ऑडियंस है जो सुनते हैं सारे लोग, जीडी बख्शी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब जितनी भी परंपरा, मतलब जो भी चला हुआ आ रहा है उससे थोड़ा हटके करना है, नया सोच रखना है। तो जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि परंपरा ही धर्म है। आप इस पिक्चर की पब्लिसिटी या इस पिक्चर को कैसे कोई योगदान देंगे? मैंने आपको अपने जीवन का 1 घंटा दिया है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने जो आपके फोन कैसे, देना, मेरा फोन देना सर, आपके बोलने से पहले एक मैंने वीडियो शूट किया जस्ट थोड़ी देर पहले, मेरा योगदान मैं बताऊंगा, बट तो आज हम अनुपम खेर जी का पॉडकास्ट करने आए हैं, और बीच अदीप वगैरह तो कुछ कुछ तो लिखा हुआ है, पर आपको पता नहीं चलेगा, तो गैस करना कि कौन सा नाम है। उसको एक 5000 अमेजोन का वाउचर मिलेगा, ठीक है? तेरा, ये मैं बातें ना करता तो आप मुझे अपना फोन ना दिखाते, नहीं दिखा। है ना? सारों सब लोगों का आप हमारा ट्रेलर भेजो, सब लोगों को, और सब लोगों को, और मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको और आपकी टीम को, ये फिल्म आपके इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म होगी। ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज दिस फिल्म इज अबाउट ट्रूथ, दिस फिल्म इज एंटरटेनिंग, और ये आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर लेकर आएगी। अनुभव सर, एक बात और शेयर करता हूँ, मैंने लास्ट मूवी देखी 2016 में, अच्छा। गब्बर। हम्म। उसके बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी, और मैं बोलता हूँ कि मैं मूवी थिएटर में देखने जाऊंगा। क्या बात है, वाह! देखा, आज हम दोनों में एक चेंज आया। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले थी और इस शो के बाद में जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है।
आपको अच्छा लगा मुझसे बात कर? बिल्कुल सर, आपसे मैं बात खुद ही करके बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने मतलब आप बताओ पिता के रूप में आप कैसे हो? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? मुझे रियल अनुपम सर हूँ। मेरा चाहिए। बेटा सिकंदर जो है, ही इज़ माय स्टेप सन। आजकल के बच्चे, आपको लगता है कि पिताजी से पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए? पूछते तो होंगे सर, हैं? वो है पूछते तो है सर, वो तो अपन को पूछते दिखता है ऐसा। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी एक अच्छा। बेटी है, अच्छा, 10 साल कितने की। साल की है? 10 साल की हो गई अभी वो। 10 साल की है। जब वो 22 साल की हो जाएगी तब मैं आपसे बात करूंगा। बिकॉज नॉट दैट शी विल रिवोल्ट अगेंस्ट यू। क्या नाम है बच्ची का? अलंकृता। अलंकिता। अलंकृता। अलंकृता, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ नाइस नेम। नहीं, मैं बाप का रोल नहीं करता हूँ। फिल्मों में बाप का रोल करता हूँ, आम जिंदगी में बाप का रोल नहीं करता। मैं जाके सिकंदर को ही नहीं बोलता कि बेटा अब मैंने क्या सोचा है कि तुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं सीख सकता है। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं बोला क्या करना चाहिए। एंड मैंने अपने फादर को ही पोर्ट्रे किया था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जो शाहरुख खान को बोलता है कि बेटा हम लोग तो इंडिया में फेल हुए थे, तूने लंदन में फेल होकर दिखा दिया। आई एम नॉट ए स्ट्रिक्ट फादर एट ऑल। मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। आई एम ए फादर हु मे टेल सिकंदर कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा। बट आई थिंक इंसान को अपने बच्चों को विदाउट देम सॉर्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हैंड एक छूट देनी चाहिए कि वो अपनी गलतियां करके सीखें। जैसे आपको घर से निकाल दिया तो आप कितना सीखे? आपने मुझे अभी बताया ना कि मुझे लेसन मिला। मैं ऐसा सोच, हमारा वो परिवार है ही नहीं जहाँ पर कोई माँ की एक्टिंग करता है, कोई बेटे की एक्टिंग करता है, कोई मतलब बाप की एक्टिंग करता है। बट ये है कि कभी कभार अगर हफ्ते में एक बार हम बैठ के साथ में तो हम बातचीत करते हैं, यार मैंने सिकंदर तेरे को तेरी फिल्म देखी मैंने, थोड़ा बेटर हो सकता था काम। वो मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, मेरी वाइफ और वो। मैं तो फिर भी कैमोफ्लाज करके बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा बेटर हो सकता था। किरण जी तो साहब बोल देती बड़ा बकवास किया है तुमने। बिकॉज हम शादी से पहले दोस्त थे, और दोस्त में तो कोई फिल्टर होता नहीं है। तो सिकंदर भी वैसा ही है। बहुत साल पहले एक बार, मुझे वो जिंदगी में कभी भूलता नहीं, मैं शायद सिकंदर का शायद तब 10 या 11 साल का था। जब हमारी शादी हुई तो सिकंदर 4 साल का था। तो 10-12 साल का था, तो मैं अखबार पढ़ रहा था। तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मगर साइड में एक हेयर ऑयल का ऐड था। तो पीछे से सिकंदर को लगा मैं वो हेयर ऑयल का ऐड पढ़ रहा हूँ कि इस ऑयल को लगाने से बाल उग जाएंगे। तो पीछे से घूमते बोलता, डैड सोचना भी मत। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल गुड रिलेशनशिप, एंड यू शुड अलाउ योर चिल्ड्रन टू बी देमसेल्व्स। होता क्या है कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम बाप को लगता है कि अब मैं पिताजी का रोल करूं, रोल करने लग जाते हैं। मैं हमेशा सरप्राइज देना चाहता हूं बच्चों। जैसे जब आपकी अलंकृता जब बड़ी हो जाएगी, 16-17 साल की हो जाएगी, अगर आपने उसको कहा कि बेटा 10 बजे तक तू वापस आ जाना घर जहां भी जा रही है। अब अगर उसके 11 बज गए, आप क्या करेंगे? कहाँ गई थी? फोन क्यों नहीं किया? मैसेज क्यों नहीं किया? उसकी अलंकृता 50 रीजन बना के पहले आ चुकी होगी। उसके पास 50 डिफरेंट आंसर होंगे कि इसलिए नहीं हुई, इसलिए होगी, सिस्टर ने, मतलब आपकी से मेरी सहेली ने ऐसा कर दिया, मैं लेट हो गया। अभी आपका फ्लैश फॉरवर्ड जा रहा है। करेक्ट। बात ये है, जब मैं कर रहा हूँ ये आगे सोच रहे हैं कि हाँ। अच्छा। अब अगर सपोज वो आई तो उनको पता है कि फादर जो है इस तरह के अंदाज में होंगे, तो मैं ऐसा कहूंगा, और फिर तुम नहीं, तुम्हारा मतलब ये नहीं था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं तुमको 10 बजे नहीं बोलूंगा, आगे से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा यार। पर इसके ऑपोजिट में अगर आप बोलें 11 बजे, अरे नाइस, कुछ खा पी के आई हो कि नहीं आई हो, तो उसको लगेगा ओले ये पिताजी को क्या हो गया। चलो मैं मम्मी उनकी माँ को कहेंगे इसको बनाओ कुछ खाना, अच्छी लग रही हो आज, कैसा रहा तुम्हारा पार्टी, कैसी रही। शी विल ऑटोमेटिकली टेल यू सॉरी पापा, मैं 1 घंटा लेट हो गई और मैं ऐसे ऐसे, एंड शी विल गिव द रियल रीजन। So that's what parents need to do. Parents do not need to play the role of a father or a mother. They need to be themselves. But चूंकि हमारे पिताजी ने ऐसा किया था, किधर से आ रहा है, तो हम घूम फिर के वही बन जाते हैं जो हमारे पिताजी थे। We should surprise our children by being
टोटल इन कंट्रास्ट टू व्हाट दे आर थिंकिंग। मेरे को एक चीज़ याद आ रही क्योंकि टीम बोल रही थी कि सर ये जो लीड एक्टर है वो सर की एकेडमी से ही पास आउट है। जी, जी, यहीं से इसी क्लास में बैठ के मैंने उसको चुना था। सेम यहीं पे इसी इसी लोकेशन। बिल्कुल इसी स्टूडियो में ये उधर बैठी थी और मैं एक मास्टर क्लास करता हूँ जिसमें मैं एक्टर्स को उनके जीवन के शुरुआत में ले जाता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ आंखें बंद करिए। अगर आप 25 साल के हैं तो आप सोचिए 20 साल की जब आप थे तो आपके जीवन कैसा था। फिर आप जब 15 साल के थे तो आपका जीवन कैसा था। फिर आप 10 साल के थे तो आपके फेवरेट खिलौना कौन सा था, आप कहाँ रहते थे। फिर आप जब 5 साल के थे, फिर जब आप पैदा हुए थे, फिर जब आप माँ के गर्भ में थे, तो सबसे सेफेस्ट चीज़ होती है आपका एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल काम शांत होना चाहिए। फिर जब वो उस एक्सप्रेशन में चले जाते हैं, फिर मैं अपना वीडियो लेकर सबके एक्सप्रेशन देखता हूँ, ऐसे-ऐसे देखता हूँ, इसलिए कि कितनों में शक्ति है वो महसूस करने की कि माँ के गर्भ में इंसान बच्चा कैसा होता होगा। फिर वो उसका मकसद ये है एक्टिंग के साथ कि फिर मैं जब वो उस पैटर्न पे आ जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ अब हम एक्टिंग सीखते हैं कि आपको एक्टिंग कुछ पता नहीं है। तो शुभांगी जब मैं उसके चेहरे पर कैमरा लेके गया तो वो उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन था। उससे पहले मैं उसको 1-2 एक्सरसाइज में देख चुका था। फिर मैंने अपने प्रोडक्शन प्रोड्यूसर से कहा कि आई थिंक आई हैव फाउंड माय तन्वी। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा इसको देख कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक्ट्रेस चाहिए। मैंने कहा नहीं एक्टिंग तो हम सिखा लेंगे बट किसी में इतनी क्षमता है कि वो उस तक जा सकती है। फिर उसकी 6 महीने हमने रिहर्सल की। फिर जो मेरी भांजी है तन्वी, उसके पास उसको आसाम में भेजा तेजपुर में 15 दिन वहाँ रहने के लिए। एंड आई कैन प्राउडली से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द नेक्स्ट 10 इयर्स एंड द लास्ट 10 इयर्स। किसी पहले ये उसकी सारांश है। सर मैंने एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का पूछना चाहूँगा मैं। जी, जी। आप बोलते थे कि डर लगता है, स्टिल डर लगता है सर चीज़ों से? हाँ, और क्यों लगता है सर? बिकॉज़ आपका मापदंड आप खुद हैं। आप और डर लगना बड़ा अच्छा है। अगर मैं बहुत सारे शोज़ करता हूँ थिएटर में, जिस शो से पहले मुझे डर नहीं लग रहा होता है, मैं नर्वस नहीं हो रहा था, वो शो अच्छा नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ अपने मेरे को डर क्यों नहीं लग रहा, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा? अभी भी हम इसके इवेंट्स करते हैं, तो मुझे नर्वसनेस होती है बिकॉज़ आपने अपना बेस्ट दिया होता है एंड आप चाहते हैं कि लोग उस बेस्ट को हमारी फ़िल्म में एक डायलॉग है, वो जैकी श्रॉफ से पूछती हैं तन्वी कि आपको डर लगता है आर्मी कमांडर से? तो वो कहता है कि नहीं मेरे ख्याल से नहीं। तो वो पूछते हैं आपको? कहती हैं हाँ मुझको डर लगता है। तो डर पर एक पूरा सीन है एंड डर लगना अच्छा है। बहादुर इंसान को भी डर लगता है, लेकिन वो अपने डर को छुपाता है और उस पर जीत हासिल करता है। कोई कहे कि मेरे को डर ही नहीं लगता। आप दैट्स व्हाई आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर आर्मी। आर्मी वाला जब हम सियाचिन पे एक आदमी को बर्फ -40 पर खड़ा है बंदूक लेकर सियाचिन पर बाना पोस्ट पर, उससे बहादुर इंसान कोई नहीं हो सकता। पर उसको डर नहीं लगता, 100% लगता। डर सिर्फ अपने को लेकर नहीं लगता है, डर लगता है कि मैं ठीक रहूं ताकि मेरी बीवी जो है वो विधवा ना हो जाए, ताकि मेरा बेटा जो है या बच्ची जो है वो अनाथ ना हो जाए। डर इस बात से नहीं लगता। डर हमारा अपने जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लोग होते हैं उनसे लगता है। हमको हमेशा लगता है यार हमारे माँ बाप ठीक रहने चाहिए, है ना? हालांकि इवेंचुअलिटी लाइफ की है कि वो जाएंगे एक दिन। तो डर बहुत सारी चीज़ों का आता है, सिर्फ भूत का डर बोल रहे हैं या इसका कोई डर नहीं। डर इज रिलेटेड टू लॉट ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू। यार भाई भगवान फोन क्यों करते हैं बार बार? क्या कैसी हो और क्या हाल है? एक्चुअली आप देख मेरी माँ रोज रोज सुबह मुझे 9-8 बजे फोन करती है, क्या कहते हैं? कैसे हो? फिर मैं कहता हूँ ठीक हूँ, ओके बाय। मैं बस इतना ही करना था। हाँ, वो बेसिकली देखना चाहती है ये सुबह ठीक ठाक उठाए कि नहीं। ये मेरी माँ अभी 86-87 साल की हो गई है। रोज सुबह 7:45 फिर कभी तो मैं उनको कहता हूँ 8 बजे करा करो। तो मैं अपना कितना ही लेट सोया हूँ, मैं 8 बजे अपना फ़ोन ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता कभी मैं नहीं उठाता हूँ तो फिर वो परेशान हो जाती है। वो इसलिए देखना चाहती है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो डर उस बात का होता है, ये बात।
सर जब आप अपनी मदर को गिफ्ट करते हो कुछ चीज़ तो एक्सेप्ट करते हैं? सब चीज़ें एक्सेप्ट करती है। अब मुझे इतने सारे लोग बोलते हैं ये अपनी, मेरी माँ ने एक शो में बोल दिया था, एक मेरे वीडियो में बोल दिया था, मुझे पतीसा बहुत अच्छा लगता है। और उनको वाक़ई पतीसा बहुत अच्छा है, क्योंकि मुंबई के पतीसे में बड़ा फ़र्क है। वो हमारे जो ऊपर नॉर्थ इंडिया में जो पतीसा मिलता है ना ख़ास किस्म का, तो वो भेजते हैं। कुछ लोग एक 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 इंटरव्यू में बोला था, एक मतलब वीडियो में बोला था, मुझे परफ्यूम पसंद है। तो अब बहुत सारे लोग परफ्यूम भेजते हैं और मैं फिर उनका वीडियो बनाता हूँ। आई थिंक शी इज़ अ वेरी, जब हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी उसके बाद मुझे लगा था कि यार मेरी माँ ने सिर्फ़ अपना हस्बैंड नहीं खोया है, मेरी माँ ने एक पार्टनर खोया है, एक फ्रेंड खोया है, एक हैबिट खोई है। तो आई ट्राइड कॉन्शियसली टू मेक हर हैप्पी। अनुपम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। काफ़ी कोर्स, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आई भी। थिंक एक रिलेशन बन गया है अभी। क्या सीखा आपने मुझसे आज? एक अलग जो सर आपने। सीखा ये कि मैं वो एक शब्द बोलता हूँ कि बोर हो गया हूँ। हाँ, आज से वो बंद कर दूंगा पहले तो, क्योंकि हाँ, मेरी टीम मुझे बोलती है कि सर ऐसा मत बोलो, बोर हो गए। इतना तो काम कर रहे हो आप, 7-8 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, फिर भी बोलते हो बोर हो गए हो। हाँ। बोर होना जो है ना, इट गिव्स यू अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट। करेक्ट। यार मैं बड़ा बोर हो गया हूँ यार, मेरा तंग आ गया हूँ, मूड नहीं। ये सब दोनों शब्द जो है ना, वो इस बात का आपको गलत फहमी देते हैं कि आप इम्पोर्टेंट हो। आपने कभी एक मजदूर को नहीं बोला कि मैं बोर हो गया हूँ, हालांकि उसके लिए, बेचारे के लिए काम कर रहा है। आप एक, मेरे पिताजी सुबह 8 बजे जाते थे और रात को 8 बजे आते थे, उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं बोला मूड नहीं है। ये हम लोगों को इसकी लग्जरी है कि हम बोल सकते हैं, बट आई एम हैप्पी दैट यू लर्न दैट यू विल नेवर से आई एम बोर्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।